नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का ब्रजेश राज अकेडमी में स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के भारतीय संविधान का विकास एवं संविधान सभा टॉपिक से एमसीक्यू के माध्यम से डिस्कशन करेंगे, जो कि बिहार की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से किनसे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। ऑप्शन ए है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, बी है न्यायपालिका स्वतंत्र है, सी है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण, डी है संविधान लिखित और अनम्य है, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण ही भारत का संविधान परिसंघीय को दर्शाता है, जिसमें विभिन्न राज्य समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक साथ संयुक्त होते हैं। इसमें इनकी अपनी कार्यकारिणी तथा विधायिका होती है, परंतु इनकी शक्तियों पर केंद्र की सीमाएं होती हैं। परिसंघीय व्यवस्था के लक्षण हैं द्वितीय स्तर सरकार, जिनमें संघ और प्रांत आते हैं, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, स्वतंत्र न्यायपालिका। इन सब से निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है दूसरा, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था। ऑप्शन ए है वित्त, बी है श्रम, सी है कानून, डी है रक्षा, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। श्रम विभाग सौंपा गया था। जैसा कि हम लोग को ज्ञात है कि 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उनके 11 सहयोगियों के साथ अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो आइए हम अंतरिम सरकार विभाग एवं उसके सदस्यों को देखते हैं। तो पहले हैं जवाहरलाल नेहरू। ये जो है उपराष्ट्रपति, विदेशी मामलों और राष्ट्रमंडल संबंधी मामले इनके अंतर्गत आती थीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण विभाग था। जगजीवन राम, इनके पास श्रम मंत्रालय विभाग था। राजेंद्र प्रसाद, इनके पास कृषि एवं खाद्य विभाग था। इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर, इनके पास वाणिज्य विभाग था। सी राजगोपालचारी, शिक्षा और कला विभाग था। सी एच भाभा, इनके पास निर्माण, खान एवं ऊर्जा विभाग था। बलदेव सिंह, इनको रक्षा विभाग था। अब हम जोगेंद्र नाथ मंडल, इनके पास कानून मंत्री विभाग था। लियाकत अली, वित्त विभाग था। आसफ अली, रेलवे विभाग एवं परिवहन विभाग था। गजनफर अली खान, स्वास्थ्य विभाग। अब्दुल रब निस्तार, संचार विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन तीसरा है, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है। ऑप्शन ए है पहला है यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। दूसरा है यह प्रत्यक्ष मतदान का फल थी। तीसरा है यह बहुत दलीय निकाय था। चौथा है इसमें कार्य करने के लिए कई समितियां थीं। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कूट है, ऑप्शन ए है
पहला और चौथा सही है, बी है दूसरा और तीसरा, सी है पहला दूसरा तीसरा चौथा, डी है पहला और दूसरा, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो आइए अब हम देखते हैं संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है यह प्रत्यक्ष मतदान का फल थी, नहीं ये फल नहीं था, गलत हो जाएगा। यह बहुदलीय निकाय था, ये बहुदलीय नहीं था, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा है इसमें कार्य करने के लिए कई समितियां थी, जी बिल्कुल थी, ये आपका पहला और चौथा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहला और चौथा। जैसा कि हम लोग को ज्ञात है कि भारत संविधान का गठन भारत के लिए संविधान बनाने के लिए किया गया था। यह सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में कार्य करने के लिए कई समितियां का निर्माण किया गया था। संविधान सभा के लिए प्रत्यक्ष मतदान नहीं हुआ था। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, किंतु भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन होने के कारण यह जो है 299 रह गई। यह सभा बहुदलीय निकाय नहीं था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है के.एम. मुंशी, सी है सच्चिदानंद सिन्हा, डी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम लोग को ज्ञात है कि संविधान सभा समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया था। प्रारूप समिति के सदस्यों में 7 सदस्य थे, जिनमें बी.आर. अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंकर, एन. गोपाल स्वामी अयंकर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान जी थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन ए है M.C. सीतलवाड़, बी है डॉक्टर B.N. राव, सी है डॉक्टर के.एम. मुंशी, डी है डॉक्टर B.C. चटर्जी, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। जैसा कि हम लोग को ज्ञात है कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव जी थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बात करते हैं संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष S.C. मुखर्जी जी थे। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। ऑप्शन ए है बंधुत्व, बी है व्यक्तित्व की गरिमा, सी है संघीय, डी है न्याय, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी लोगों को ज्ञात है कि भारत के संविधान में बंधुत्व प्रस्तावना में है और व्यक्ति की गरिमा भी है तथा न्याय भी है और ये संघीय शब्द यही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द नहीं है। बात करते हैं प्रस्तावना का आविर्भाव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ है। इसी के कारण प्रस्तावना को उद्देशिका कहकर भी संबोधित किया जाता है। प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एवं अखंडता शब्द शामिल किए गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। ऑप्शन ए है अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन की, बी है कुल मूल अधिकारी रखने की, सी है निर्णय निर्माण में भागीदारी की, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि प्रस्तावना न्याय में 3 रूप शामिल हैं। पहला है आपका सामाजिक, दूसरा आपका है आर्थिक, तीसरा है राजनीतिक। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांत के विभिन्न उपबंधों के माध्यम से किया जाता है। सामाजिक न्याय का अर्थ होता है प्रत्येक व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार करना। आर्थिक न्याय का अर्थ होता है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानताओं को दूर करना भी शामिल है। तीसरा है राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। अतः भारत अपने नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन, कुल मूल अधिकार एवं निर्णय निर्माण का प्रदान करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए है पी लॉरेंस, बी है एवी अलेक्जेंडर, सी है जे एंड्रयू, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जे एंड्रयू कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। जैसा कि हम सभी लोगों को ज्ञात है कि कैबिनेट मिशन प्रधानमंत्री इटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालिक ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, जिनमें से पहले थे लॉर्ड पेथिंग लॉरेंस। यह भारत के सचिव थी। दूसरे थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। यह जो है अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड की। और जो तीसरे थे
वे थे एवी अलेक्जेंडर। यह जो है नौसेना की मंत्री थी, नौसेना मंत्री थी। इटली द्वारा भेजे गए इस परिमंडल में कांग्रेस की ओर से बातचीत अब्दुल कलाम इटली द्वारा भेजे गए इस मंत्रिमंडल से कांग्रेस की ओर से बातचीत अबुल कलाम आज़ाद ने की। इस काम में जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने उनकी सहायता की। अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ऑप्शन ए है रक्षा विभाग, बी है गृह विभाग, सी है खाद्य एवं कृषि विभाग, डी था उपयुक्त में से एक से अधिक, ई था उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। बात करते हैं 26 सितंबर 1946 को नेहरू ने सभी देशों के राजनयिक संबंधों में शामिल होने की सरकार की योजना की घोषणा की और 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है अरोड़ा आसफ अली, बी है सी राजगोपालाचारी, सी है जगजीवन राम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। बात करते हैं 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी ने के नेतृत्व में गठित भारत सरकार की अंतरिम अस्थायी सरकार में जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था, जबकि अरोड़ा आसफ अली को रेलवे एवं परिवहन मंत्री बनाया गया था। बात करते हैं राजगोपालाचारी जी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष, विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल का कार्यभार तथा सरदार पटेल जी को गृह, सूचना तथा प्रसारण का दायित्व दिया गया था। लॉर्ड वेवेल को अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? ऑप्शन ए है 10 से 15%, बी है 20 से 25%, सी है 30 से 35%, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 10 से 15%। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले वयस्क आबादी के मताधिकारी द्वारा था। बात करते हैं भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को
बनाया गया था, जबकि 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अब BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया था? ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय पर समिति द्वारा, बी है नियम तथा प्रक्रिया समिति द्वारा, सी है प्रारूप समिति द्वारा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। यह भी क्वेश्चन TRE 3 में जो कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रारूप समिति के द्वारा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को निर्णित कर दिया गया था कि हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी। क्या होगी? राजभाषा होगी, राष्ट्रभाषा नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है अरस्तु का, बी है जॉन ऑस्टिन का, सी है रूसो का, डी है हाब का। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जॉन ऑस्टिन का है। जॉन ऑस्टिन ने ही कानून संप्रभु का आदेश है इन्होंने कहा था, जबकि थॉमस हाब ने के अनुसार कानून एक संप्रभु का प्राथमिक साधन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा है? ऑप्शन ए है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बी है 1 वर्ष 10 माह 12 दिन, सी है 2 वर्ष 10 माह 5 दिन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी लोगों को ज्ञात है कि भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा है। 14 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए पूछे कि संविधान के प्रारूप पर कुल कितना दिन बहस हुआ था, तो उसको भी याद कर लीजिएगा कि 114 दिन संविधान के प्रारूप पर बहस हुआ था। संविधान के निर्माण में नियमित कुल 11 अधिवेशन हुए। भारत संविधान के अंगीकरण होने की तिथि 26 नवंबर 1949 ईस्वी है। इस समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां तथा 22 भाग हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया है। ऑप्शन ए है सितंबर 1946 ईस्वी में, बी है अक्टूबर 1946 में, सी है नवंबर 1946 में, डी है दिसंबर 1946 में, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दिसंबर 1946 ईस्वी को। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, जिनमें अस्थायी अध्यक्ष पर सच्चिदानंद सिन्हा को नामित किया गया,
लेकिन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। बात करते हैं कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में निर्मित संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत मतलब अपनाया गया था। अनुच्छेद 394 के अनुसार भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 ईस्वी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949 को, बी है 15 अगस्त 1949 को, सी है 2 अक्टूबर 1949 को, डी है 15 नवंबर 1949 को। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन ए है संवैधानिक सभा द्वारा, बी है ब्रिटिश संसद द्वारा, सी है गवर्नर जनरल द्वारा, डी है भारतीय संसद द्वारा। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संवैधानिक सभा द्वारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन ए है सच्चिदानंद सिन्हा, के एम मुंशी, सी हैं बी एन राव, डी है टी कृष्णाचारी। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव जी थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान लागू हुआ है। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947 से, बी है 28 नवंबर 1948 से, सी है 26 जनवरी 1950 से, डी है 26 जनवरी 1952 से। चलिए आप सभी लोग, इसे हम सभी लोगों को पता है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। तो 19 का सी आंसर सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1946, बी है 15 अगस्त 1947, सी है 26 नवंबर 1949, डी है 26 जनवरी 1946। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 20 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, 26 नवंबर 1949 को संविधान के किन उपबंधों को प्रभावित किया गया? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति की शक्ति, बी है केंद्र राज्य संबंध, सी है नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद, डी है संवैधानिक संशोधन, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद को प्रभावित किया गया। जैसा कि हम लोगों को ज्ञात है कि संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को के दिन अपनाया गया था। इसी दिन संविधान के 16 प्रावधान या अनुच्छेद को लागू कर दिए गए थे, जैसे कि नागरिकता, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, निर्वाचन, अनुच्छेद 324, 366, 367, 379, 380, अंतरिम संसद, अनुच्छेद 391, 392, 393, अनुच्छेद 394 के अनुसार शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त होंगे।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान सभा को प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है सरदार पटेल, बी है के.एम. मुंशी, सी है सूर्य सेन, डी है भूला भाई देसाई, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो संविधान सभा को प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल जी को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाले वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमत किया? ऑप्शन ए है 1833 का चार्टर अधिनियम, बी है 1853 का चार्टर अधिनियम, सी है 1858 का भारत सरकार अधिनियम, डी है 1861 का भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम, ई है उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1853 को चार्टर अधिनियम इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमति किया गया था। 23 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें यह भी चर्चा बताया गया था कि 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक रखा गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता था? ऑप्शन ए है भारत परिषद अधिनियम 1909, बी है भारत परिषद अधिनियम 1919, सी है रोलेट अधिनियम 1919, डी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोलेट अधिनियम 1919। जैसा कि हम सभी लोगों को ज्ञात है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1919 को लाए गए रोलेट एक्ट के बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से सरकार बिना सुनवाई के गिरफ्तार कर सकती थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773, बी है चार्टर अधिनियम 1833, सी है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ये उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो 25 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। इसे ही हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, प्रोफेसर के सी व्हीयर के अनुसार भारतीय संविधान है। ऑप्शन ए है कमजोर संघ, बी है गैर संघीय, सी है मजबूत संघ, डी है अर्ध संघीय। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो प्रोफेसर के सी व्हीयर ने भारतीय संविधान को कठोर व लचीलेपन का मिश्रण कहा है, अर्थात यह जो है अर्ध संघीय संविधान है।
26 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से किसने इस विचार को व्यक्त किया कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है? ऑप्शन ए है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी है सर विलियम आइवर जेनिक्स, सी है सर बी एन राव, डी है प्रोफेसर केसी वियर। आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विचार व्यक्त किया कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? ऑप्शन ए है 1935 का अधिनियम, बी है 1932 का अधिनियम, सी है 1936 का अधिनियम, डी है 1947 का अधिनियम। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1935 का अधिनियम के तहत प्रांतीय सरकारों का गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। इस अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता इस प्रकार है कि यह संघ को 11 ब्रिटिश प्रांतों व 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों में और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। साथ ही केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था इस अधिनियम के तहत द्वारा की गई थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि ऑप्शन ए है कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, बी है इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, सी है यह एक शुभ दिन था, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए भारतीय संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था। 1929 के लाहौर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की थी, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्तावित पारित किया और यह निर्णय लिया कि आज के ही दिन 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी के उपरांत कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इसलिए 26 जनवरी के ही दिन स्वतंत्र भारत का संविधान लागू होने का निर्णय लिया गया था। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।